करीब ले जाने का जिसके ऊपर जिम्मा है, वो किस तरफ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो चैप्टर है, मैं चाहूंगी कि तमाम जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने घर के जेन अल्फा और जेन जी को अपने साथ बिठा लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखी है वो बहुत अलग है। क्योंकि आज से 7 साल पहले जो जम्मू कश्मीर हमने देखा है उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A को हटे कितने साल हो गए? 7 साल। आज ही का दिन था। 7 साल पहले इसी देश की संसद में वो फैसला हुआ जो हर किसी को असंभव लगता था, इम्पॉसिबल। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी हट भी सकता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह हुआ, जिसकी वजह से आज जो कश्मीर हमें दिख रहा है वो सामान्य दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। आज जो 18-20 साल के हैं, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, उनके लिए कश्मीर का नॉर्मल क्या है? ये है कश्मीर का नॉर्मल। अभी जो आप देख रहे हैं ना तस्वीरें सारी, ये देखिए, चहल पहल हो रही है, शिकारा में लोग घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही है, खूबसूरत हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है, गुलमर्ग में स्नो बोर्डिंग हो रही है, डल झील के शिकारे पर इंस्टा रील बनाते हुए टूरिस्ट दिख रहे हैं, लाल चौक पर देर रात बेफिक्र होकर आइसक्रीम खाते लोग। आज जिस श्रीनगर की सड़कों पर कैफे कल्चर पनप रहा है, कभी वहां सूरज ढलते ही ऐसा सन्नाटा पसर जाता था कि मानो पूरे शहर ने सांसें रोक ली। जेन जी ने वो दौर देखा ही नहीं है। कश्मीर के बच्चे, वहां के युवा अपनी पढ़ाई के दिन स्कूल के टाइम टेबल से नहीं बल्कि अलगाववादी नेताओं के हड़ताल कैलेंडर से गिना करते थे। साल के 365 दिनों में कश्मीर के स्कूल कॉलेज लगभग 200 से 250 दिन बंद रहते थे। उपद्रवी स्कूलों की इमारतों को आग के हवाले कर देते थे। 2016 में 3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के 27 स्कूलों को जलाकर राख कर दिया, ताकि बच्चे मुख्य धारा की पढ़ाई से कट ही जाए। जब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु का कोई युवा इंटरनेट पर ऑनलाइन कोडिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता था, तब कश्मीर का युवा फोन पर महीने महीने भर 2G या 3G इंटरनेट तक को तरस रहा होता था। आज जिस लाल चौक के क्लॉक टावर के सामने रात 11 से 12 बजे तक सैलानी खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते हैं, शान से तिरंगा जहां पर लहराता है, 370 के दौर में शुक्रवार की दोपहर 2 बजे लाल चौक और नौहट्टा का मंजर क्या होता था वो हमसे पूछिए। उसकी तस्वीरें हमारे जेन जी को नहीं पता है। जुमे की नमाज के बाद अचानक सैकड़ों युवाओं की भीड़ निकलती। उनके हाथों में किसी किताब या स्पोर्ट्स किट की जगह पत्थर हुआ करते थे। अलगाववादियों का स्पॉन्सर्ड सिस्टम वहां पर काम करता था। कई मासूम युवाओं को चंद रुपये, एक पेट्रोल बम और गुमराह करने वाले भाषण देकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए आगे कर दिया जाता था। जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, वो सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं था, वो आम लोगों की जिंदगी में एक असमानता की दीवार थी। अगर कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती, तो उससे उसके कश्मीर के घर और जमीन का मालिकाना हक हमेशा के लिए छीन लिया जाता था। 1957 से पंजाब, वो साल था 1957, पंजाब से 250 से 272 वाल्मीकि परिवारों को सफाई कामदार के रूप में कश्मीर लाया गया था। लेकिन 370 की वजह से 3 पीढ़ियों तक उनके बच्चों को उच्च शिक्षा या सफाई कर्मचारी के अलावा कोई सरकारी नौकरी पाने का अधिकार ही नहीं था। वो पढ़े लिखे होकर भी सिर्फ झाड़ू उठाने के लिए मजबूर थे। श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का राष्ट्र ध्वज फहराना देशभक्ति का काम नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने जैसा कदम माना जाता था। तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले लिया जाता था। अलगाववादी या फिर उनके ऊपर हमला कर देते थे।
साल 1991 और 92 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। तब नरेंद्र मोदी इस पूरी यात्रा के मुख्य संयोजक थे। ये यात्रा 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर समाप्त होनी थी। सफल भी हुई, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ी, आतंकी संगठन JKLF ने खुलेआम धमकियां और पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। और आपको पता है उन पोस्टर में क्या लिखा था? जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराकर दिखा दे। तब प्रधानमंत्री ने इन कट्टरपंथी आतंकियों को क्या जवाब दिया था, एक बार आपको सुनवाते हैं। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। आर्टिकल 370 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा दायरा था जिसने कश्मीर को विकास, बराबरी, शिक्षा और आधुनिकता से काट कर रख दिया था। इसी का नाम लेकर आज फिर मुद्दे को हवा देने का काम किया जा रहा है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हम इस रात को कभी नहीं भूल सकते। वो रात को ना भूलने की बात तो करती रही, लेकिन तिरंगे को सीधा पकड़ना मैडम भूल गई। हाथ में देश के राष्ट्र ध्वज को उल्टा थामकर 370 की बहाली के नारे लगा रही थी। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है, या फिर उस पुरानी मानसिकता का प्रदर्शन जो आज भी कश्मीरी युवाओं को तरक्की के मुख्य धारा से काटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? क्या यह वही मानसिकता नहीं है, वही नीयत नहीं है जिसने कभी खुलेआम चेतावनी दी थी, अगर धारा से 370 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 5 अगस्त के लिए काला दिन की तख्तियां लेकर मार्च कर रहे हैं, क्या वो भूल चुके हैं कि ये वही कश्मीर है जहां 370 से पहले 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से लागू ही नहीं था? गांव के स्तर पर अगर कोई हिम्मत करके सरपंच का चुनाव लड़ भी लेता तो आतंकियों के डर से उन्हें अगले ही दिन अखबारों में या मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाकर सार्वजनिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता था। आपको पता है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थितियों, उग्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कितनी बार चुनाव रद्द या स्थगित हुआ? 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। विधानसभा चुनाव हुए ही नहीं। 91 के 10वें लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर चुनाव रद्द हो गए। वजह थी चरम पर पहुंचा आतंकवाद और बिगड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था। 2017 में अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव था, उस दौरान इतनी हिंसा हुई कि 8 लोगों की जान चली गई और चुनाव को रद्द करना पड़ा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है, जब जनता ने गोलियां और डर के बगैर बैलेट बॉक्स का रास्ता चुना। नो बुलेट, ओनली बैलेट। उसी लोकतंत्र की बदौलत आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन आयरनी देखिए आप हुक्म, जिस 2024 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला को जनता का नुमाइंदा बनाया, जिस सिस्टम ने सत्ता की चाबी सौंपी, आज वही उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त को लेकर कह रहे हैं हम 7 साल बाद भी नहीं भूले हैं। राजनीति की इस बिसात पर इतिहास का फैसला हो चुका है। धारा 370 अब बीता हुआ कल है और कश्मीर की जनता विकास, लोकतंत्र और तिरंगे के साए में आगे बढ़ चुकी है। कश्मीर में आज जो दिख रहा है वो एक सरकारी काम या रूटीन वर्क नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी का खोया हुआ बचपन, उसकी शिक्षा, उसका सुरक्षित भविष्य वापस लौटाने का एक ऐतिहासिक फैसला है। और डेटा दिखा देती हूं जल्दी से। पत्थरबाजी की घटनाएं 2010 में कितनी थी? 2654। 2026 में कितनी है बताइए ना, कितनी है? 0।
एक पत्थरबाजी की घटना नहीं। संगठित हड़ताल या बंद 2010 में कितनी थी? 2026 में कितनी है? जीरो। आतंकी घटनाएं 132। 2018 आतंकी घटनाएं कितनी है? 228। 2025 केवल 12। पर्यटन कितना बड़ा है देखिए, 16,22,000 सैलानी, और वहां 2024 में 2,35,00,000। बढ़ा ना? प्रति व्यक्ति आय अब देख लीजिए, पहले कितनी थी 2018 और 19 में? 92,000 के आसपास। आज कितनी है? 1,68,243। ग्लोबल इवेंट 2019 से पहले कितने होते थे? अस्थिरता की वजह से चुनाव तो होते नहीं थे, ग्लोबल इवेंट हो गए यहां पर। 2023 में देखिए आप, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। केवल वही नहीं, बहुत कुछ हुआ। अब बिजनेस करना तो भूल ही जाओ, वो भी पाता था कि नहीं, ज्यादातर तो बंद और हड़ताल होती थी। 2025 में क्या हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2025 में 5वें नंबर पर। कौन? कश्मीर। रोजगार 2019 में कितना? बहुत कम नौकरियां थी, और जो पैसा मिलता था बच्चों को वो पत्थर फेंकने वाला। और अब देखिए आप, 9,81,000 से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर, 41,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। इसीलिए जो लोग आज भी अतीत के ढर्रे पर लौटने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि घाटी अब खौफ के सन्नाटे से नहीं, बल्कि अपने चमकते भविष्य के शोर से आगे बढ़ चुकी है। ये कश्मीर इस देश का ताज है, और आज वो चमक रहा है। चलिए भाई, 9:30 बज चुके हैं, है ना? अब वक्त हो गया है पनीर का। पनीर के नाम पर बिक रहे सफेद जहर की क्लास ली। जिस तरह हर चमकती चीज को आप सोना नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह हर सफेद, मुलायम और पनीर जैसी दिखने वाली चीज को आप